नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले ने जो है पूरे एससी एसटी और जो ओबीसी है उसके आरक्षण की चूलें हिला दी, या कहें कि उनने इस तरह का फैसला दिया है जो कभी राजनीतिक दलों ने सोचा नहीं था। दरअसल आरक्षण के भीतर आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने जो पूर्व में ही उसके फैसले के जो था उसके खिलाफ था, ने पूरे देश की में जो है सियासी हलचल ला दिया है। आरक्षण के भीतर आरक्षण यानी अब एससी एसटी वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उसके जो लोग हैं उसके दायरे में आते हैं, उसमें अत्यंत पिछड़े वर्ग को चिन्हित करके आरक्षण के भीतर आरक्षण का प्रावधान किया गया है और जो क्रीमी लेयर है उसको आरक्षण से बाहर करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने जो है भाजपा और कांग्रेस जैसी प्रमुख जो पार्टियां हैं वो अभी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस मामले में क्या बोले, क्योंकि आरक्षण जो है वो एक दोधारी तलवार है। और हमने देखा अभी जब लोकसभा का चुनाव था जिसमें कांग्रेस ये कह रही थी कि बीजेपी ने जब 400 पार का नारा दिया था और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, तब कांग्रेस के लोगों ने कहा कि भाजपा यदि 400 पार की बात कर रही है तो ये संविधान भी बदल देगी और आरक्षण की व्यवस्था को भी समाप्त कर देगी। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे आरएसएस और बीजेपी के कुछ नेताओं ने जो यहाँ वहां बयान दिए थे वो जो सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया और कहा कि ये जो है ये देखिए अगर ये आए तो ये इस तरह से चीजों को बदलेंगे। राजनीति के जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के लागू होने के बाद से अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एससी एसटी वर्ग में एक नया नेतृत्व उभरेगा। अभी जो है वो एक पूरे एससी एसटी का एक बड़ा नेता होता है, कहीं पे रामविलास पासवान के बेटे हैं अब चिराग पासवान, तो कहीं मायावती है, कहीं जो है कोई तीसरे चंद्रशेखर हैं। तो अलग अलग नेता जो थे अब उसमें भी उपजातियां होंगी और उपजातियों के भी बहुत सारे नेता होंगे। तो एक नया नेतृत्व जो है वो उभर के सामने आएगा। तो राज्यों में एसटी एसटियों की जो जातियों की जो उपजातियां हैं वो जो अभी तक हाशिए पे थी और जिनको कि आरक्षण का वाकई लाभ मिलना चाहिए था, जिनके लिए आरक्षण था, उनको नहीं मिला। और जो क्रीमी लेयर है जिन्होंने बहुत सालों से आरक्षण का लाभ लिया और जो जिनके बेटे बेटियां या उनके पिताजी सरकारी नौकरियों में चले गए या आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, ऐसे लोग अब इससे बाहर होंगे। तो पूरे देश में हलचल मची हुई है क्योंकि नेतृत्व जिनके हाथ में है वो बहुत पावरफुल लोग थे और इन जातियों का जो भी नेतृत्व कर रहे थे एससी एसटी और पिछड़े वर्ग का, अब उसमें निश्चित रूप से एक नया नेतृत्व उभरेगा। यही वजह है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव इसका विरोध करेंगे। अगर हम देखेंगे कि अखिलेश यादव या मायावती जो है उत्तर प्रदेश में विरोध करेंगे। इसी तरह जो बहुत सारे नेता हैं वो रामदास आठवले जो कि अभी सत्तारूढ़ पार्टी के साथ में मंत्री हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसके समर्थन में बात कर रहे हैं, पर प्रमुख राजनीतिक दल अभी चुप्पी साधे हुए हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसका क्या करें। तो चलिए इस फैसले को थोड़ा सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा, ये भेदभाव कहीं शिक्षा के आधार पर नहीं हो रहा, ये भेदभाव कहीं आर्थिक दृष्टि से नहीं हो रहा है कि भाई आर्थिक तौर पर आप सक्षम हो गए तो अब कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसा मैंने अपने उदाहरण में बताया
कि कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, आप सब उन नामों को भी जानते हैं, कई ऐसे बड़े नाम भी हैं जो अगर किसी मंदिर में चले जाते हैं तो उसके बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। तो ऐसे उदाहरण आज की तारीख में भी देखने को मिलते हैं। तो जब ये उदाहरण है तो ये दर्शाते हैं कि ये जो भेदभाव हो रहा है ये आपकी आर्थिक दृष्टि पर नहीं हो रहा, या आप कितने कामयाब हो गए हैं अपने क्षेत्र में उसको लेकर नहीं हो रहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भी छुआछूत को मानने वाले लोग हैं। कि ये जो एकजुटता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों में हो रही है उसको तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इख्तियार किया जा रहा है। अभी मुझे इसमें यह भी जानकारी करनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन जजों ने ये ऑर्डर किया है उसमें से SC/ST के कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्गीकरण करना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। भाई वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों को कब्जा किया, और चलो SC/ST OBC को तो आप घुसने नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या सामान्य जाति के और लोगों में अवसर नहीं है? तो उनको भी आप मौका नहीं दे रहे हो। तो अगर आपको करनी है किसी वर्गीकरण की शुरुआत तो शायद वहीं से की जाए, सर्वोच्च संस्था। नीचे से क्या करना चाहते हो? क्या मॉनिटरिंग किए कभी SC/ST के जो आपने ऑर्डर किया था रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, आपने कहा सरकार दे सकती है, क्या कभी मॉनिटरिंग किया आपने? SC/ST का बैकलॉग भरा गया, कभी आपने मॉनिटरिंग की? SC/ST पे जो कास्ट एट्रोसिटी हो रही है किन जाति पे हो रही है, आपने कभी मॉनिटरिंग की? क्या आपको जानकारी है कि क्या आंकड़े हैं SC/ST को जो रिजर्वेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति के क्या आंकड़े आपके पास? बंद कमरे में बैठ के कुछ भी फैसला ले लिया जाएगा। और मुझे फिर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आर्टिकल 341 क्या कहता है? क्या ये आर्टिकल 341 का वायलेशन नहीं है? आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर EWS के फैसले को जो है मान्यता दी थी, क्या वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था? जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जो मायावती हैं उन्होंने इसमें सवाल खड़ा किया है कि क्या जो सदियों से दलितों को और आदिवासियों की उपेक्षा हो रही थी, भेदभाव हो रहा था, क्या वो खत्म हो जाएगा? इसी तरह की बात लोगों ने की है, पर लोग जो जानकार हैं वो कहते हैं कि इससे एक नया नेतृत्व उभरेगा। यदि हम अपने आरक्षण की इतिहास में जाएं और ये इसकी शुरुआत यदि हम मानते हैं कि जो अंग्रेज हमारे देश में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जब वो हम पे राज करने लगी तो सबसे पहले 1882 में हंटर आयोग की जो है वो नियुक्ति हुई, और उसमें महात्मा ज्योतिबा राव फुले को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रतिनिधित्व की मांग उनके द्वारा की गई। अगर हम उसके बाद की बात करें तो 1891 में श्रावणकोर के सामंती रियासत में जो है अरऊ में सार्वजनिक सेवा में योग्य निवासियों की अनदेखी करके विदेशियों को जब भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की गई। अगर उसके बाद देखते हैं कि 1901 में महाराष्ट्र के सामंती रियासत जो थी कोल्हापुर में साहू महाराज द्वारा आरक्षण शुरू किया गया। सामंती जो बड़ौदा और मैसूर की रियासतों ने भी आरक्षण जो है पहले से ही लागू किए। तो इस तरह आरक्षण जो है, अगर हम आरक्षण के इतिहास में जाते हैं तो वो हमको बहुत पीछे से दिखता है। 1908 में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी जातियों और समुदाय के पक्ष में प्रशासन में जिनका थोड़ा बहुत हिस्सा था के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई, और ये सिलसिला जो है 1909 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1919 की बात करें तो मोटांगू और चेम्सफोर्ड सुधारों को शुरू किया गया, और भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया गया, जिसमें गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए जो है वो 16% और मुसलमानों के लिए 16% जो है वो आरक्षण की बात की गई। भारतीय एंग्लो ईसाइयों के लिए भी 16% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 8% आरक्षण दिया गया। 1935 तक आते आते हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया जो पूना समझौता कहलाता है, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए। 1935 में ही भारत सरकार अधिनियम में जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1942 में BR अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए की उन्नति के लिए जो है एक अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं में जो है वो आरक्षण की बात की, और आज हम देखते हैं कि सबसे बड़े आरक्षण के जो पक्षधर या उनको जो जिनको आरक्षण का लाभ मिला है, अगर उनके सबसे बड़े कोई नेता हैं या मसीहा हैं
तो BR आम्बेडकर हैं, क्योंकि उन्होंने दलित के पक्ष में एक बड़ी आवाज उठाई। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन जो है वो उनकी जो अन्य सिफारिशें थी उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव भी दिया गया। फिर इसके बाद 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो संविधान सभा के, जो कि वो अध्यक्ष थे मसौदा समिति के, और उन्होंने जो है इसमें भारतीय संविधान में केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, बल्कि बाकी सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं उनके लिए जो है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आते हैं, उनकी उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गई। और इतने सालों में उनके लिए जो भी धाराएं रखी गई थी, जो प्रावधान किया गया था, अगर हम आजादी का अमृत काल भी मना रहे हैं तो ये आरक्षण की व्यवस्था कम नहीं हुई बल्कि ये बढ़ती गई। और चूंकि उन जातियों का प्रतिनिधित्व भी हो लोकसभा में और विधानसभाओं में, तो उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र भी आवंटित किए गए। हर 10 साल में ये था कि इसमें संविधान संशोधन किया जाएगा, इसको बढ़ाया जा सकता है। आज हम ये देख रहे हैं कि 1947-1950 में संविधान सभा में जो बहस हुई और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद 1953 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जो है एक कालेलकर आयोग स्थापित किया गया। और आयोग ने जो है उसने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो है वो बहुत सारी सिफारिश की, रिपोर्ट दी और जिसको स्वीकार किया गया। हम अगर लगातार अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं तो हम देखेंगे कि अन्य पिछड़ी जाति जिसको हम ओबीसी कहते हैं उसके लिए भी जो सिफारिश की गई थी, पर उसको उस समय स्वीकार नहीं किया गया। बाद में हमने देखा कि लगातार जो है ये चीजें बढ़ती गई। अगर 1976 में अनुसूचियों में संशोधन किया गया, 79 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंडल आयोग को स्थापित किया गया। आयोग के पास उपजाति जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कहलाती है का कोई सटीक आंकड़ा नहीं था, और ओबीसी को जो है 52% आबादी का मूल्यांकन करने के लिए जो एक जनगणना 1930 की थी उसके आंकड़े का इस्तेमाल करते हुए पिछड़े वर्ग को जो है अलग अलग समुदाय में वर्गीकरण किया गया। और 1980 में आयोग की एक रिपोर्ट जो पेश हुई है, जो मौजूदा में जिसके बाद बहुत सारे बवाल मचे, और फिर वो मंडल आयोग की जब रिपोर्ट लागू होती है वीपी सिंह के समय, तो उससे फिर जो है पूरे देश में एक नए तरह का आंदोलन मचा। और मंडल आयोग द्वारा जो समुदाय की सूची जो तैयार की गई थी और जिसमें उन्होंने जो सिफारिश की थी, उस सिफारिश को विश्वनाथ प्रताप सिंह की ने जो है सरकारी नौकरी में लागू किया। और इसको लेकर पूरे देश में जो है बहुत जबरदस्त आंदोलन छिड़ा। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने अलग से अगड़ी जातियों में गरीबों के लिए 10% का आरक्षण शुरू किया। 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उपजातियों के लिए आरक्षण को सही ठहराया। आरक्षण और न्यायपालिका, अगर हम उसकी पूरी प्रोसेस को देखें तो हमको इसमें बहुत सारी डिटेल में जानकारी मिलेगी। 1995 में 77वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पदोन्नति आरक्षण का समर्थन करते हुए अनुच्छेद 16 को जोड़ा गया। बाद में इसमें 85वां संशोधन भी किया गया। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि अगर आरक्षण की हम बात करते हैं, 1998 की बात करें तो केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक समुदाय की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करके और एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया। पहली बार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का आंकड़ा जो है 32% है। तो जनगणना के आंकड़े के साथ जो है एक नए तरह की बात भी हमारे सामने आती है। हम लगातार देख रहे हैं कि इस पे बात बहुत पूरे देश में होती रहती है कि ये आरक्षण कब तक लागू रहेगा और इस आरक्षण का लाभ लगातार कुछ ही लोगों को क्यों मिलेगा, जिन्होंने नौकरी पा ली, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो गए, उनको भी और उनके बच्चे बच्चियों को भी इसका लाभ मिलता रहता है। इसको लेकर लगातार हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी बहस होती है। 12 अगस्त 2005 की हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने जो है वो महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले में जो 12 अगस्त 2005 को 7 जजों की सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और जो है राज्य में जो पेशेवर कॉलेज और सहायता प्राप्त जो कॉलेज थे उनमें आरक्षण की नीति को अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यकों पे नहीं
थोपा जा सकता, ये उन्होंने कहा। ये लगातार हम देखते हैं कि 2005 भी आ गया। निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा करने के लिए जो संविधान में 73वां संशोधन लाया गया और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावी रूप से उलट दिया गया। 2006 में सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने जो है एक अन्य फैसले में जो है वो उन्होंने कहा कि ये जो हमको ये चुनौती दी गई है उसको लेकर बातचीत हुई और उन्होंने जो है जो धारा 335 में प्रावधान को सही ठहराया। 2006 में केंद्रीय सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण शुरू किया और कुल आरक्षण का 49.5 जो तक वो चला गया। कुछ कुछ राज्य सरकारों ने इससे बढ़कर 50% जो आरक्षण की सीमा थी उसको भी बहुत सारी सरकारों ने अपने अपने जगह पर उसका भी उल्लंघन किया और उसको भी उन्होंने बढ़ाया, जिसके अलग अलग न्यायालयों में सरकारों के खिलाफ मामले गए। अगर 2007 तक जो है केंद्रीय सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन दे दिया। 2008 में यदि हम आते हैं तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2008 को सरकारी धन से घोषित संस्थानों में 27% ओबीसी कोटा शुरू करने के लिए सरकारी कदम को सही ठहराया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपनी पूर्ण स्थिति को दोहराते हुए कहा कि मलाईदार को इससे बाहर जो है रखना चाहिए। पर सवाल यह होता है कि जब जाति की बात होती तो लोग कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा या उसके साथ भेदभाव जाति के कारण होता है, वो चाहे कितना ही पैसा कमा ले, पर जो समाज का नजरिया है वो नजरिया जो है वो जाति के आधार पर चीजें होती है। 2022 तक आते आते जो है जनहित अभियान बनाम भारत संघविष्ट रीट याचिका जो है सिविल में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया और ये कहा कि कोटा में 50% से जो है सीमा नहीं है। आर्थिक आधार पे और हिंसात्मक और सकारात्मक कार्रवाई जातीय आधार आरक्षण को समाप्त करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। इस संवैधानिक संशोधन में केंद्रीय संस्थाओं में कुल आरक्षण 59.5 तक कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कोटा यानी आरक्षण जो है उसके भीतर आरक्षण पर मोहर लगाते हुए जो है जैसा मैंने बताया आपको कि SC ST वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कि जो न्यायाधीश थे 7 न्यायाधीश उनकी संविधान पीठ में 6-1 से के बहुमत से ये जो है ST ST वर्ग के ही ज्यादा जरूरतमंद लोगों को आरक्षण का लाभ देने की जो है उसमें उपवर्ग करने की बात उन्होंने कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 साल पुराने अपने जो 5 न्यायाधीशों के फैसले थे जिसमें EV चनैया 2004 के मामले पे दी गई व्यवस्था को गलत ठहरा दिया गया। तो अब हम अगर ये देखते हैं कि 2004 में 5 न्यायाधीशों ने ऐसी व्यवस्था की थी कि SC ST एक सामान्य समूह है और इनको लेकर उन्होंने जो बात की थी, अब मगर खुद ही सर्वोच्च न्यायालय ने अब इस मामले में, ये मामला जो है पंजाब के एक मामले में ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में और जहां पे SC समुदाय के लिए आरक्षित सीटों में 50% सीटें वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला जो सुनाया है, इसके यदि हम प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो जो उभर के सामने आते हैं उसके अनुसार SC ST के जो क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनाने की बात कही गई है। उप वर्गीकरण वाली जातियों को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये बात कही है। वर्गीकरण तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। कम प्रतिनिधित्व और ज्यादा जरूरतमंद जो है साबित करने वाले आंकड़े को एकत्र करने की जरूरत है। आरक्षण नीति में जो है पूर्वावलोकन और उत्थान का कोई और तरीका खोजने पर भी कोर्ट ने जोर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है, जिसमें कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ थे, पूरा जोर SC ST आरक्षण में ज्यादा जरूरतमंद को लाभ देने के लिए कहा है और राज्यों को SC ST और जो के उपवर्गीकरण के अधिकार पर भी उन्होंने बातचीत की है।
तो इसमें बहुत सारे जस्टिसों ने अपने अपने ढंग से बात की है, पर ये पूरा मामला जो है 7 जजों की पीठ में था, जिसमें 6 जजों ने जो ये फैसला आया है उसके पक्ष में अपनी बात कही है और अलग अलग तरीके से उन्होंने इसको किया है। तो कुल मिला के यदि हम बातचीत करते हैं तो अब भारत की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा और ये अध्याय जो है वो आने वाले समय की राजनीति तय करेगा, क्योंकि वो जातियां जिनके नेता कुछ खास लोग थे पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर हम कहीं पर भी देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासियों की जो आबादी है या हम कहें कि अनुसूचित जाति की जो आबादी है उसका जो नेतृत्व था वो परंपरागत रूप से कुछ परिवार कुछ लोग कर रहे थे। अब नया नेतृत्व उभरेगा, उसमें भी बहुत सारी उपजातियां दिखेंगी। इसी तरह अगर ओबीसी की बात करें तो उसमें भी नया नेतृत्व उभर कर सामने आएगा। आने वाले दिनों में अब ये देखना होगा कि राजनीति में इन तीनों वर्ग से किस तरह का नेतृत्व उभरता है और जो परिवारवाद की बात हो रही है पीढ़ी दर पीढ़ी से, वो परिवारवाद कितना खत्म होता है, क्योंकि आरक्षण का लाभ यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो फिर जो सबसे गरीब लोग हैं और उपजाति के लोग हैं उनको मिलेगा। पर यह भी संभावना है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे नेता जो कि अभी एनडीए के साथ हैं या यूपीए में हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं अब विरोध का स्वर उभरने लगा है और वो कह रहे हैं कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और इस तरह जो किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। हम देखेंगे कि 2-4 दिनों में बहुत सारे नेताओं के बयान आएंगे और वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को या तो स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे और इसके स्वर अब हमको जगह जगह सुनाई देने लगे हैं। कुछ नेताओं की यदि प्रतिक्रिया आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये मामला आने वाले समय में काफी रंग लाएगा। नमस्कार।